सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तान्या रियाश और मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो कैसे आप सभी लोग? तो स्वागत है आपका इस बेरोजगार की नगरी में। क्लैपिंग फॉर यू गाइस, क्लैपिंग फॉर यू। यार रिवीजन सेशन में तुम बहुत अच्छे से आ रहे हो, बहुत अच्छा अटेंड कर रहे हो। और अगर 10-5 लोग भी देख रहे हो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम पढ़ तो रहे हो ना। दैट्स इट, यही मैटर करता है लाइफ में। क्योंकि तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ भाई, थ्योरी ऑफ द अकाउंटेंसी। एंड 20 नंबर में देखो जो है डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चंस भी वगैरह आते हैं जब भी एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, और हो सकता है कि तुम्हारे डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन भी आ जाए। तो भाई देखो, कोई भी तुमको वो चांस नहीं गंवाना है। तो एमसीक्यूज में तो तुमको आंसर ठीक ही लिखना है ना। तो भाई मैं तुमको जो है थ्योरी पढ़ाती हूँ। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ अकाउंटेंसी। तो इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, एंड इस नोट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ मतलब बाकी ये जो है डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में एंड वर्टिकल एनालिसिस में। तो पीरियड के बेसिस पे बोले तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसे, एंड हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ठीक है। तो पीरियड बोले तो, एंड आई डोंट नो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस थिंग, बट मैं आपको पढ़ा देती हूँ, इसको तुम याद कर लेना बाकी, ठीक है। एंड आई एम नॉट अ टीचर कि मुझे सब कुछ आता होगा अकाउंटेंसी में, ठीक है, क्योंकि मैं तो थ्योरी से मैं भी डरती थी अकाउंट्स की। अब द पीरियड बोले तो ये रिक्वायर्स करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 या फिर मोर अकाउंटिंग पीरियड्स का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इस तरीके के होता है। हाँ, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस मतलब जब हम हॉरिजॉन्टली कोई भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं, जैसे कंपैरेटिवली स्टेटमेंट्स में हम होता है ना कि जैसे 2021 एंड 2022 का जैसा होता है, तो हम क्या करते हैं, हमको 2 पीरियड चाहिए होते हैं फिर, ठीक है, कि 2019 ईयर 2020 ईयर, तो हम इसमें से हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो उस तरीके से हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में, तो रिक्वायर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 या फिर मोर अकाउंटिंग पीरियड्स। एंड वर्टिकल एनालिसिस में बोलते हैं ये रिक्वायर्स करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 1 पीरियड। हम क्या करते हैं, एक ही पीरियड का होता है, हम उसी के हिसाब से जो है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब बताओ कंपोनेंट्स या फिर आइटम्स, ये डील करता है विद सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स के साथ। ये डील करता है, सेम आइटम रहते हैं, मतलब सेम चीज़ों का होता है लेकिन अलग अलग पीरियड्स में रहता है, ठीक है। अब अलग अलग सालों में रहता है, अलग अलग सालों के हिसाब से होता है। अब ये डील्स करता है विद डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेम पीरियड। ये क्या कहते हैं, डील कर रहा होता है डिफरेंट आइटम्स के साथ, मतलब अलग अलग चीज़ों के साथ एंड सेम पीरियड में, ठीक है। अब बताए इन्फॉर्मेशन, ये प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म में, ठीक है। ध्यान रखना, ये प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म्स में, एंड ये प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन इन परसेंटेज टर्म्स में, ठीक है। यूजफुलनेस, ये जनरली यूज होता है फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए। भाई याद रखना, टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए क्या यूजफुल, कौन सा यूजफुल होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, ठीक है। इसमें एमसीक्यू इस तरीके से बन के भी आता है, और कभी कभार हो सकता है कि तुमको क्वेश्चन करने के लिए बोल दे ये। और क्या कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस में होता है ये, इट इज जनरली यूज होता है फॉर क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में, ठीक है। अब बता कंपैरिजन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंपैरिजन, ये पार्ट होता है कंपैरिजन का, एंड ये स्टेप होता है टुवर्ड्स कंपैरिजन में। ये कंपैरिजन के टुवर्ड्स कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन होने से पहले का पार्ट होता है ये, ठीक है, और ये पार्ट होता है कंपैरिजन का। अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस बोले तो एसेस करना जो अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, एसेस करना जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी है, एसेस करना जो शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म्स एंड सॉल्वेंसी ऑफ द इंटरप्राइजेस है, शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है इंटरप्राइज की, उसको एसेस करना, ठीक है। इंटर फर्म कंपैरिजन करना एंड फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयर करना बजट्स को, ठीक है, एंड एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल करना, ठीक है। आप बता यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यूज़ क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। पहला सिक्योरिटी एनालिसिस होती है, क्रेडिट एनालिसिस होती है, डेट एनालिसिस होती है, डिविडेंड डिसीजन होता है, जनरल बिजनेस एनालिसिस होते हैं, ठीक है। अब द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस होती है, इसमें हम हिस्टोरिकली इसको एनालाइज करते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो एनालाइज होता है इन हिस्टोरिकल एनालिसिस में। ये एनालिसिस होता है व्हाट हैज़ हैपन टिल द डेट, जो हो चुका है टिल द डेट, आज तक के डेट में, ठीक है, प्रीवियस ईयर से लेके। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द फ्यूचर, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता फ्यूचर को, ठीक है। पर्सनस लाइक इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर एक्सेट्रा आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द लाइकली पोजीशन इन फ्यूचर। जो पर्सनस एंड जो इन्वेस्टर होता है उनको चाहिए होता है ना कि फ्यूचर में इसकी पोजीशन क्या होगी, लेकिन जो होता है ये हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है, तो इसका लिमिटेशन पॉइंट एक ये है। दूसरा, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, इसमें ना प्राइस लेवल चेंजेस होता है, बट ये इसको इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि हम एक जो होता है ना, हम बेस ईयर जो है 100 रुपीज़ लिखते हैं, तो वही वाली बात है, बेस ईयर तो हम एक सेम ही रखेंगे ना, ये थोड़ी कि हम अलग अलग लिख देंगे एक ही बेस ईयर को, तो वाली बात है। प्राइस लेवल जो होता है चेंज होते हैं, एंड परचेजिंग पावर जो होती है ऑफ मनी की आर इन्वर्सली रिलेटेड होती है, ठीक है। जो परचेजिंग पावर होती है मनी की वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है। अ चेंज इन द प्राइस लेवल मेक्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स इनवैलिड बिकॉज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इग्नोर चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अब बताओ तुम्हारा क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, जो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट होता है वो इसको इग्नोर करता है। सेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो कन्फाइंड होती है टू मॉनेटरी मैटर्स में ही करती है, सिर्फ मॉनेटरी मैटर्स को ही ये जो है आइडेंटिफाई करती है, मतलब इसको टर्म्स, मतलब ऑब्वियस ही बात है, ये इसको हम मॉनेटरीली हम इसको मॉनेटरीली जो है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव होते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ हो गया, ठीक है, पब्लिक रिलेशंस हो गया सेक्टर, इसको ये
क्या कहता है, इंक्लूड नहीं करता। अब तो तुम्हारा वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वेरिएशन होता है अकाउंटिंग प्रैक्टिस में फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन हो गया। ये नेसेसरी होता है डेट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो होता है फॉलोड होता है बाय द फर्म द्वारा डू नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली, ठीक है। ये जरूरी होता है कि अकाउंट इट इज़ नेसेसरी डेट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये नेसेसरी होता है जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होता है जो फॉलोड होता है बाय फर्म द्वारा वो सिग्निफिकेंटली ना हो, डू नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली, वो चेंजेस ना हो ज़्यादातर, ठीक है। तो मतलब इंटर फर्म मतलब होता है कि इंटर फर्म मतलब होता है कि बाहर के फर्म में जो हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने फर्म को बाहर के फर्म में जो हम वो कर रहे होते हैं कंपैरिजन। अब बताए विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मतलब रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन बट इट इज एक्चुअली इज मैनिपुलेशन द बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई देखो विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, मतलब मैनिपुलेशन हो सकता है ऑफ अकाउंट्स का, कि हम उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेहतर दिखाने के लिए हम उसमें घपलाबाजी कर दें, ठीक है। अब बताया तुम्हारा आइडेंटिफाइज करना सिम्टम्स को, ठीक है, आइडेंटिफाई सिम्टम्स बोले तो फाइनेंशियल एनालिसिस आइडेंटिफाइज करता है सिम्टम्स को ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट ये ऑफर नहीं करता इसका डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस मतलब इसका कोई रिजल्ट जो है इसको ऑफर नहीं करता। जो मैनेजमेंट हैज़ टू लुक फॉर द रेमेडीज टू रेडिफाई द प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये बोलता है फाइनेंशियल एनालिसिस जो होता है आइडेंटिफाई कर देगा सिम्टम्स क्या होता है, बट इसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता। मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है इसके रेमेडी को, ठीक है। अब आता तुम्हारा इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर सारे पार्टनर जो एग्री हो जाते हैं, जो माइनर है मे भी एडमिटेड हो सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए सेक्शन 30। भाई जो माइनर होता है ना, हम इसको वो बोलते हैं पिद्दू, हमारे सर इसको पिद्दू बोलते हैं, जो मेरे को बिजनेस लॉ पढ़ाते थे सीजे सर, तो इसको हम पिद्दू बोलते हैं। भाई ये माइनर बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इसका चैप्टर आएगा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो होता है माइनर को हम ना एडमिट कर सकते हैं फॉर अ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस के लिए सिर्फ, ठीक है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। कंसेंट होनी चाहिए सारे पार्टनर्स की, अलोन कंसेंट में नहीं आएगा किसी भी एक बंदे के, ठीक है। अ पर्सन में भी एडमिटेड एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर है ना, कोई भी बंदा जो है न्यू एडमिट हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कंसेंट के साथ, ठीक है, या इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, या जो फिर उनके बीच में जो एग्रीमेंट बना होगा अमंग द पार्टनर्स, तो है तुम्हारा सेक्शन 31। अब बता थर्ड, अ पार्टनर में रिटायर हो सकता है फ्रॉम द फर्म में या तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर से, भाई वो कंसेंट लेगा, या फिर विद द एग्रीमेंट जो होगा, या फिर अकॉर्डिंग्स विद एन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर, जो उनके बीच में जिस हिसाब से एग्रीमेंट होगा कि रिटायरमेंट कैसे लेना उस हिसाब से होगा, या फिर कंसेंट लेना पड़ेगा सारे पार्टनर्स का, ठीक है। अब द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं ना फर्म का, तो वो कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उसमें बहुत कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसमें अगर जब तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उसमें बहुत कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपको फेस करने पड़ते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम स्यू भी नहीं कर सकते किसी को, ठीक है, और थर्ड पार्टी तुम्हें स्यू कर लेगी अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाए, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब तो तुम्हारा अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। अनलेस अदरवाइज एग्रीड मतलब कि जब तक अनलेस अदरवाइज एग्रीड मतलब अगर जो पार्टनरशिप डीड अलग अगर कुछ और कह रही है कि अगर हम पार्टनर के मरने के बाद भी हम जो है पार्टनरशिप फर्म जो है हम कंटिन्यू रखेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो अगर डेथ हो जाएगी पार्टनर की किसी की भी तो हम जो है फर्म को जो है डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब बताए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो व्हेन प्रीपेड, जब हम प्रीपेड कर रहे होते हैं तो ये प्रीपेड होता है ऑफर आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में इसको प्रीपेड कर रहे होते हैं आई एम सॉरी। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं, ये प्रीपेड होता है आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को बनाने के बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा होता है, ठीक है। अब तो ऑब्जेक्टिव, ये प्रीपेड होता है टू डिटरमिन करने के लिए नेट प्रॉफिट अर्न या फिर नेट लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये प्रिपेयर होता है टू शो करने के लिए एप्रोप्रिएशन जो होगा नेट प्रॉफिट का, जो नेट प्रॉफिट आ रहा है तो हम इसको एप्रोप्रिएट कैसे करेंगे, हम कैसे बांटेंगे, हम पहले हम पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे, उसको एप्रोप्रिएट करने के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है। अब बता नेचर ऑफ आइटम, ये डेबिटेड होता है विद एक्सपेंस के साथ, चार्ज होता है जो अगेंस्ट प्रॉफिट के, जो चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट के साथ, तो ये डेबिटेड होता है विद एक्सपेंस के साथ एंड क्रेडिटेड करता है इनकम को। एंड नेचर ऑफ आइटम, अब ये डेबिटेड होगा सैलरी को, एंड डेबिट करता है सैलरी को, कमीशंस को, बोनस को, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स को, एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, हम रिजर्व भी करते हैं, हम ट्रांसफर भी कर देते हैं रिजर्व को, हम जो प्रॉफिट बच रहा होता है हम ट्रांसफर भी करते हैं रिजर्व को, ठीक है। एंड क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सेट्रा। अब द पार्टनरशिप डीड, प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। जो प्रिपरेशन होता है ना इस अकाउंट का, ये गाइडेड नहीं होता बाय पार्टनरशिप डीड द्वारा, एंड प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट का वो गाइडेड होता है बाय द पार्टनरशिप डीड द्वारा, ठीक है। अब आता है मैचिंग प्रिंसिपल, बोले तो मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड होता है इसमें, एंड मैचिंग प्रिंसिपल जो होता है इसमें फॉलो नहीं होता, एंड बीइंग नॉट एप्लीकेबल भी नहीं होता। अब आता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो मेड होता है इन अनदर एंटरप्राइजेज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो अनदर एंटरप्राइजेस के साथ जो बनी होती है, फर्दरेंस मतलब कि आगे
बढ़ने के लिए, अपने खुद के बिजनेस के लिए, ठीक है। अब आता है तुम्हारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो मेड होते हैं टू अर्न करने के लिए रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड, बाई ज़्यादा मोर रेवेन्यू अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करके लिए जो हमारे पास सरप्लस फंड है, एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ फर्दरेंस ऑफ ऑन बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बस अपने आप को जो है बस रेवेन्यू सरप्लस फंड्स को बस रेवेन्यू अर्न करने के लिए, ना कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अंतर होता है भाई, इसको जो है थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। मीनिंग इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स, तो उसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोले तो इसका मतलब होता है चेंज होना इन बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, अमंग ऑल द पार्टनर्स। द फर्म कंटिन्यू करता है अपने बिजनेस को, बस इसमें जो है रिलेशनशिप चेंज हो रहा होता है पार्टनर्स के बीच में, ना कि और फर्म जो है कंटिन्यू करती है, ठीक है, अपने बिजनेस को। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज अगर आ रही होगी, तो पता नहीं क्यों जब मैं वीडियो बना रही होती है ना, सारी नॉइज जो भी हो, सारी डिस्टर्बेंस सभी होती है, ठीक है। जब मैं कुछ नहीं कर रही होती तो सब कुछ शांत रह रहा होता है गली में। अब होता है तुम्हारा कोर्स इंटरवेंशन। अब आता कोर्स इंटरवेंशन क्या बोलता है, इट कैन बी इधर वॉलंटरी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है तुम वॉलंटरी इच्छा से भी कर सकते हो बाय द पार्टनर द्वारा, या फिर कंपल्सरी हो सकता है बाय द कोर्ट द्वारा। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ये हमेशा इच्छा से होता है, क्योंकि हम चेंजेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, तो हमारे पार्टनरशिप के खुद के पर्सनल डिसीजन हो जाता है ना, हम अपने इच्छा से कर रहे होते हैं। एक कोर्ट थोड़ी कहेगी कि नहीं इसको एडमिट करे, वो इसको रिटायर करे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो अलग बात हो जाती है, बट वो नहीं होता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ये नहीं होता। अब आता तुम्हारे बिजनेस कंटिन्यूएशन। बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड। जब बिजनेस कंटिन्यूएशन क्या होता है भाई, बिजनेस जो होता है फर्म का कम्स टू एन एंड हो जाता है, एंड बिजनेस ऑफ द फर्म जो होता है कंटिन्यू करता है। अब तुम्हारा क्लोजर द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है फर्म का वो क्लोज हो जाता है इसमें, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है फर्म के वो क्लोज नहीं होते डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में तो हो जाते हैं। अब तुम्हारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट जो होता है फर्म के आर रियलाइज हो जाते हैं, एंड लाइबिलिटी जो होती है सेटल हो जाती है, एंड जो बैलेंस अमाउंट होता है ना कोई भी, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंग ऑल द पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। अब तुम्हारा एसेट जो होता है फर्म का वो रिवैल्यूड होता है, एंड लाइबिलिटीज होती है वो रीअसेस्ड होती है, जो बोलते हैं ना गेन होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इट इज नॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, इकोनॉमिक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे अमंग द पार्टनर्स। अब आता है तुम्हारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन ऑल द अमंग द पार्टनर्स आर एंड्स हो जाते हैं, एंड इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन ऑल द पार्टनर जो होता है वो चेंज होते हैं, ना कि खत्म होते हैं। अब आता है तुम्हारा इफेक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। अब आता है तुम्हारा डिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट में अंतर। मीनिंग ये शो करता है जो अफेक्ट होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज का, एंड रियलाइजेशन बोले तो ये शो करता है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये प्रिपेयर होता है टू मेक करने के लिए एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज में। ये प्रिपेयर होता है टू मेक करने के लिए जो एडजस्टमेंट होता है इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स में। अच्छा, जो एडजस्टमेंट होता है जो वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ रही है घट रही है, या लाइबिलिटी भी घट रही है बढ़ रही है, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हम उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड रियलाइजेशन में प्रिपेयर होता है टू डिटरमाइन करने के लिए जो नेट गेन या प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ऑन रियलाइजेशन करके एसेट्स को या फिर लाइबिलिटीज को, ठीक है, या सेटलमेंट ऑफ करके लाइबिलिटीज को, ठीक है। टाइम बोले तो ये प्रिपेयर होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर में, ठीक है। एंड ये होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन में ही होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, एंड वैल्यूएशन तो हम चेंजेस इन पार्टनरशिप में होगा, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बन जाता है, एडमिशन में बन जाता है, रिटायरमेंट में एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में। अब आता है कंटेंट्स। इन दिस अकाउंट ओनली चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन। इसमें जो चेंजेस होता है ना इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में वही शो हो रहा होता है इस अकाउंट में। एंड इसमें इन दिस अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट में ऑल एसेट्स द लाइबिलिटीज आर शोन, ठीक है। सारे अकाउंट ऑल एसेट्स इन दिस अकाउंट में ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो होती है शो हो रही होती है। अब आता तुम्हें अफेक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन अकॉर्डिंग रिलेटिंग टू एसेट एंड लाइबिलिटीज। As a result of entries passed in this account, the accounts of assets and liabilities revalued are close हो जाती है। The account of assets and liabilities जो होती है इसमें close हो जाती है। अब तब frequency of preparation of account. This account may be appeared नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ फर्म, ठीक है। जो ये अकाउंट होता है हो सकता है पेयर तुम्हें दिखे नंबर ऑफ टाइम्स में ड्यूरिंग द जो लाइफ होती है फर्म के बीच में। ये जो अकाउंट होता है प्रिपेयर होता है ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ फर्म में, जब जो है फर्म क्लोज हो रही होती है तब होता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा चैप्टर 1 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल में। बोले तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप एज फॉलोज। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इट्स कॉल्ड अ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। अब तुम्हारा याद रखना है ना पार्टनरशिप की फॉर्म, वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसका फीचर्स याद कर लो, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। एग्रीमेंट होता है इनके बीच में, एग्जिस्टेंस होता है ऑफ बिजनेस का, एंड प्रॉफिट मोटिव होता है उसको अर्न करने के लिए, ठीक है। विदाउट प्रॉफिट मोटिव में कोई पार्टनरशिप नहीं होती। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है उसमें, ठीक है। बिजनेस कैरिड होता है बाय ऑल द्वारा, या फिर एनी पार्टनर ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल द्वारा, ठीक है। 6 बोले तो कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती इसमें, ठीक है।
नोट, अगर पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू फर्म, अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, ही हैज़ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, तो उसके पास राइट है रिसीव करने के लिए इंटरेस्ट को एग्रीड रेट पे, जितना एग्रीड किया होगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एग्रीड नहीं किया है तो हम उसको 6% पर एनम पे हम उसको पैसे देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अब आता है पार्टनरशिप डीड, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेन्स करता है जो टर्म होता है ऑफ एग्रीमेंट का, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। अब आता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो रूल एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बोले तो, इन दिस एब्सेंस ऑफ डीड या फिर अगर पार्टनरशिप डीड जो साइलेंट होती है ना सर्टेन पॉइंट पे, जो फॉलोइंग प्रोविजन होता है ना ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के विल भी एप्लीकेबल होते हैं। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो इक्वल हो जाता है अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं है तो, अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो। एंड दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम नहीं देंगे, एंड सैलरी जो है हम नहीं देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% पर एनम जो है हम जो है देंगे, जो लोन दिया होगा पार्टनर ने फर्म को, ठीक है, ध्यान रखना दो चीज़ का। एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रिक्वायर करेगा सारे पार्टनर्स के कंसर्न के ऊपर, ठीक है। अब द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में ये होता है कंपनी जो होता है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। हाँ, कंपनी की डेफिनेशन यही है, कंपनी जो एक एसोसिएशन होता है ऑफ पर्सन जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड होता है अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये लीगल पर्सन, इट इज़ अ लीगल पर्सन, ये लीगल पर्सन होता है, नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब कि जो ये होता है ये लीगल पर्सन तो नहीं होता, लेकिन इसकी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये सेपरेट होता है उसके मेंबर से, ठीक है। या नॉर्मली हैज़ अ शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स, इसके पास शेयर कैपिटल होती है जिसको हम डिवाइड करते हैं हम इसको इनटू यूनिट्स में, उसको हम बोलते हैं शेयर्स। जो ऑनर होता है ना ऑफ विच आर नोन एज मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर, जो ऑनर होता है ना उस यूनिट्स के या शेयर्स के, तो उसको हम बोलते हैं मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर। अब द टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर्स, पहला होता है प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर में हम जो है क्या कहते हैं डिफरेंस देख लेते हैं। राइट टू डिविडेंड, राइट टू डिविडेंड बोले तो डिविडेंड इज पेड होता है ऑन प्रेफरेंस शेयर इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या बोलते हैं, डिविडेंड इज पेड, इसको हम डिविडेंड जो है इसको हम पहले पे कर रहे होते हैं इक्विटी शेयर से पहले, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को हम पहले पे कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज पेड ऑन इफ इट इज, अगर हम इक्विटी शेयर्स को पैसे पे कर रहे होते हैं तो हम जो है प्रेफरेंस शेयर को पहले, अगर जब हम डिविडेंड कभी भी बांटते हैं तो हम प्रेफरेंस शेयर को पहले देते हैं इक्विटी से, ठीक है। एंड इक्विटी शेयर डिविडेंड में या फिर मे नॉट बी पेड ऑन इक्विटी शेयर्स इफ इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, राइट टू डिविडेंड मतलब ये बोल रहा है कि डिविडेंड जो होता है पेड होता है ऑन प्रेफरेंस शेयर्स को, अगर वो पेड हो रहा है इक्विटी शेयर्स को, अगर हम इक्विटी शेयर्स को जो है डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हम पहले जो है डिविडेंड शेयर्स को पे करेंगे, ठीक है। और डिविडेंड में या फिर मे नॉट बी पेड ऑन इक्विटी शेयर्स अगर इट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, अगर हम प्रेफरेंस शेयर को कोई डिविडेंड दे रहे हैं तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम इक्विटी शेयर्स को भी दें, हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अब होता है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड बोले तो रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है इसमें फिक्स्ड होता है, एंड रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है इसमें प्रपोज होता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, एंड जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है ये प्रपोज होता है ये बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। अगर प्रेफरेंस शेयर जो है आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो एरियर ऑफ डिविडेंड इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, एंड डिविडेंड इज डिक्लेयर एवरी ईयर। इन दैट केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड फॉर द ईयर, इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड टू बी पेड इन कमिंग ईयर। अब तक कन्वर्टेबिलिटी, इट में भी कन्वर्टेड हो सकता है टू इक्विटी शेयर में अगर टर्म जो है इशू होता है सो प्रोवाइड, ठीक है। अब तक इक्विटी शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल, किस में कन्वर्ट करोगे भाई। अब तक रिडम्पशन, दिस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन द ड्यू डेट, ठीक है, रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट। रिडम्पशन बोले तो ये जो शेयर्स होता है रिडीम्ड होते हैं ऑन द ड्यू डेट पे, एड कंपनी में बाय बैक कर सकती है इसके इक्विटी शेयर्स को। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स ओनली इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो है वोटिंग राइट्स होते हैं इन सारे सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। अब आता तुम्हारा रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिपेड बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड ऑन वाइंडिंग अप में इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है रिपेड होता है आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड। अब आता तुम्हारा राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, डज नॉट हैव एनी राइट टू पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, बट इक्विटी शेयर के पास जो है इक्विटी शेयर कैपिटल के पास जो है प्रेफरेंस होता है टू पार्टिसिपेट करने के लिए। अब रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है, वन ऑफ द मीमिएस्ट टॉपिक है। लोग बोलते मीम बनाते हैं लोग इस चीज़ का कि तुम बोल रहे हो कॉमर्स में चल भाई कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल एक नहीं होता करके। हाँ, वैसे तो नहीं होता। अब आता है मीनिंग क्या बोलते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। देखो, रिजर्व कैपिटल जो होता है ये पार्ट होता है ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल जो अभी हमने नहीं मंगाई है इन द कंपनीज वाइंडिंग अप। जब कंपनी वाइंडिंग अप होते हैं ना हम तब मंगाते हैं इस रिजर्व कैपिटल को। एंड कैपिटल रिजर्व जो होता है वो पार्ट होता है रिजर्व का विच इज़ नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जो फ्री नहीं होती है को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एज डिविडेंड को। हम जो बोलते हैं ना जब हमारा फोरफीचर में अकाउंट थोड़ा सा रिजर्व बच जाता है, फोरफीचर अकाउंट में जब बच जाता है हम उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, ठीक है। अब तक क्रिएशन, इट इज़ अनकॉल्ड कैपिटल, ये अनकॉल्ड कैपिटल होता है, ये रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, ये रिजर्व होता है जो हम सेट असाइड है जो हम हटा देते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स में से, ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स में से, ठीक है। अब तक रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन जो है रिक्वायर्ड होता है फॉर रिजर्व कैपिटल के लिए, उसमें कोई रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर कैपिटल रिजर्व के लिए। रिटर्न ऑफ कैपिटल लॉस,
इट कैन नॉट बी यूज फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल लॉस, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते रिटर्न ऑफ करने के लिए कैपिटल लॉस को, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू रिटर्न ऑफ करने के लिए कैपिटल लॉस को। अब बता डिस्क्लोजर, इट इज़ नॉट डिस्क्लोज शोन द कंपनीज बैलेंस शीट, इसको हम डिस्क्लोज नहीं करते या फिर शो नहीं करते कंपनी के बैलेंस शीट में, बट ये डिस्क्लोज होती है या शो होती है इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर्स होल्डर्स फंड अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। अब बता यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में से आ जाता है ये, ठीक है। तो सेक्शन 52 का पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट करती है द यूज़ ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटीज़, ठीक है। पहला इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स, पहला क्या है, हम इशू कर सकते हैं जो फुली बोनस शेयर्स होते हैं टू द मेंबर्स को, ठीक है। एंड राइटिंग ऑफ कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, तीसरा होता है राइटिंग ऑफ कर सकते हैं एक्सपेंसेस ऑफ या फिर कमीशन पेड या फिर डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ या फिर डेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। चौथा प्रोवाइडिंग करना फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या फिर एनी डेट ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड इन परचेजिंग करके खुद के शेयर्स को या फिर अदर सिक्योरिटीज़ को। अब द कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शनल प्लान, इसमें बोलते हैं कंपनीज ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑफ ऑप्शनल प्लान, ये बोलते हैं मींस ऑप्शनल ग्रांटेड बाय द कंपनी होता है टू इट्स एम्प्लॉयज को, एंड एम्प्लॉय जो है डायरेक्टर्स टू सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स को एट अ प्राइस दैट इज लोअर होता है देन द मार्केट प्राइस से, फेयर प्राइस पे, ठीक है। इट इज़ एन ऑप्शन होता है या फिर राइट होता है जो ग्रांटेड होता है बाय द कंपनी द्वारा, लेकिन ये जो है ऑब्लिगेशन नहीं होती ऑन द एम्प्लॉयज की टू सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। ऑब्लिगेशन नहीं होती तो भाई तू सब्सक्राइब कर, भाई तेरा मन है तो कर, तेरे को मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रखी है। द एम्प्लॉयज में या फिर मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, ठीक है। एम्प्लॉयज हो सकता है एम्प्लॉय एक्सरसाइज करे या फिर नहीं करे इसको ऑप्शन को। ESOP जो होता है इज अ कैटेगरी ऑफ स्वीट इक्विटी, ये कैटेगरी होती है स्वीट इक्विटी की। स्वीट इक्विटी जो होती है इज अ वाइडर टर्म होती है देन ESOP से, एंड इंक्लूड्स करता है इशू ऑफ इशू ऑफ शेयर्स को टू प्रोमोटर्स को एज ए रिम्यूनरेशन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी फॉर देयर अदर सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब बता कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस में डिफरेंस, मीनिंग कॉल्स इन अरियर जो होता है अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। अब आता कॉल्स इन एडवांस इज द अमाउंट नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी बट पेड बाय द शेयर होल्डर। कॉल्स इन अरियर मतलब वही है कि भाई मैंने कॉल किया, तुमने पे नहीं किया तो कॉल्स इन अरियर हुआ, और जो मैंने कॉल्ड अप भी नहीं किया और तुमने जैसे मैंने एप्लीकेशन मनी मंगाई, भाई लोगों ने प्रॉपर पूरी फेस वैल्यू दे दी मेरे को, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। बता इंटरेस्ट, इट इज़ चार्ज होता है ऑन कॉल्स इन अरियर, ठीक है। इंटरेस्ट जो होता है चार्ज होता है ऑन कॉल्स इन अरियर में, और इंटरेस्ट इज अलाउड करते हैं हम कॉल्स इन एडवांस में, जब हमारे पास कोई किसी का पैसा होता है तो हम उस पर इंटरेस्ट जो है उसको देते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता है ये चार्ज होता है 10% पर एनम, कॉल्स इन अरियर पे ध्यान रखना आ सकता है MCQ में। एंड इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस में जो है इंटरेस्ट 12% चार्ज करते हैं, ठीक है। 12% उसको अलाउ करते हैं, ठीक है। अब अथॉरिटी अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डज नॉट हैव एनी क्लॉज टू दिस इफेक्ट एज नॉन पेमेंट इज बियॉन्ड द कंपनीज कंट्रोल। अच्छा, नॉन पेमेंट जो होता है वो बियॉन्ड द कंपनीज कंट्रोल होता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पास कोई भी क्लॉज नहीं होता इस इफेक्ट का, ठीक है। अ कंपनी में एक्सेप्ट कर सकती है कॉल्स इन एडवांस को ओनली इफ इट इज एसओए अथॉराइज्ड टू डू सो। अच्छा, कंपनी जो है ना कॉल्स इन एडवांस को तभी एक्सेप्ट कर सकती है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है अथॉराइज करती है उसको करने के लिए, ठीक है। अब अदर डिस्क्लोजर, इट इज़ शोन होता है बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। इट इज़ शो होता है इन द बैलेंस शीट एज अदर करंट लाइबिलिटीज एंड अंडर द हेड ऑफ करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब तो तुम्हारा डिफरेंस अमंग वन पर्सन कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में बेसिस है, एंड वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। नंबर ऑफ मेंबर बोले तो वन पर्सन कंपनी में मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर जो होता है वो एक ही होता है, एंड प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर 2 होता है, मैक्सिमम 200 होती है। पब्लिक कंपनी में 7 होता है एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती इसकी। अब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वन पर्सन कंपनी में एप्लीकेबल ही नहीं होता, एंड प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्टेड होता है बट प्रोहिबिटेड नहीं होता, मतलब कि हम प्रॉपर तरीके से मना नहीं करेंगे बट रेस्ट्रिक्ट होता है, तुम ऐसे फ्रीली नहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर जो होता है ऑफ लिस्टेड कंपनीज का आर विदाउट रेस्ट्रिक्शन होती है, हाउएवर लेकिन शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में। ध्यान रखना लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी का भी इसमें कुछ सिस्टम आ जाता है। अब बता प्रॉस्पेक्टस बोले तो इसका कोई प्रॉस्पेक्टस नहीं होता वन पर्सन कंपनी का, एंड प्राइवेट कंपनी का बोले तो प्रॉस्पेक्टस जो होता है इज नॉट इशूड, हम इसको प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करते। प्रॉस्पेक्टस मतलब जब कोई भी पब्लिक कंपनी जो है इशू कर रही होती है शेयर्स को, तो उसको अपना पहले वो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही होती है, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी इशूड होता है टू इन्वाइट करने के लिए पब्लिक को टू सब्सक्राइब करने के लिए फॉर शेयर्स के लिए। इफ नॉट अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ prospectus is fixed with registration of company, filled with registration of company, ठीक है। जो स्टेटमेंट होते हैं ना, इफ नॉट अ स्टेटमेंट,
प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड होता है टू इन्वाइट करने के लिए पब्लिक को टू सब्सक्राइब करने के लिए फॉर शेयर्स के लिए। इफ नॉट अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फिल्ड विद रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अब बता सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स बोले तो शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इसमें होता है शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इसमें बोलता है शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोले तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है हमेशा नेसेसरी होता है एंड स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी इसमें नेसेसरी होता है एंड टेबल एफ गिवन होता है इन द कंपनीज एक्ट में 2013 में भी अडॉप्टेड होता है। अल्टरनेटिवली इट कैन हैव इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो सकता है, हैविंग क्लॉजेज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम दोज गिवन इन टेबल एफ में, जो टेबल एफ में दिया होता है उससे भी हम अलग बना सकते हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बोले तो इट मस्ट हैव एटलीस्ट डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15। इसमें हो सकता है एटलीस्ट 1 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15, ठीक है। इसमें इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए बट नॉट मोर देन 15 से नहीं हो बट मोर देन 15, ठीक है। एंड इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15, ठीक है। अब बता तुम्हारा पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट बोले तो इट कैन नॉट इन्वाइट एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड इट कैन नॉट, ये भी इन्वाइट नहीं कर सकते एंड एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये इन्वाइट कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। अब बता नेम। वर्ड हो सकता है ओपीसी इज यूज होता है एज अ पार्ट ऑफ नेम में एंड प्राइवेट लिमिटेड होता है यूज एज अ पार्ट ऑफ नेम में एंड द वर्ड लिमिटेड होता है यूज एज अ पार्ट ऑफ नेम में, ठीक है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर के चैप्टर की बारी। अब उनके थ्योरी की बारी आई। तो बोलता है डिवेंचर जो होता है इज अ रिटन डिवेंचर जो होता है एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर डॉक्यूमेंट होता है जो इशूड होता है बाय द कंपनी द्वारा। एक्नॉलेजिंग करेंगे बोरोइंग को, डेट को, एक्नॉलेजिंग करेंगे बोरोइंग्स को, डेट को, मतलब द टर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफिड रेट आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट। तो डिवेंचर जो होता है इसमें ना डॉक्यूमेंट होता है, जैसे भी कोई जैसे कंपनी जो होती है ना लोन ले रही होती है तो क्या करते हैं एज अ एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट एज अ एविडेंस जो है डिवेंचर को इशू कर रही होती है डिवेंचर होल्डर को एंड उसमें लिखा होता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा उस पर, जैसे वो बोलते हैं 9% डिवेंचर एंड 10% डिवेंचर, उसमें वो लिखा होता है। इसमें ये बोल रहा है, ठीक है। डिवेंचर जो होता है बोरिंग होता है कंपनी के एंड द पर्सन टू होम डिवेंचर आर इशूड आर कॉल्ड डिवेंचर होल्डर, ठीक है। बेसिस बोले तो डिवेंचर एंड शेयर के हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। ओनरशिप बोले तो डिवेंचर इज बोरोइंग होते हैं ऑफ द कंपनी का, देयरफॉर अ डिवेंचर होल्डर इज अ लेंडर, ठीक है, नॉट अ ओनर, ठीक है। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी हैंस शेयर होल्डर इज द ओनर होता है। रिटर्न डिवेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एट द स्टेटेड रेट वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट या नॉट। मतलब ये बोलता है कि जो डिवेंचर होल्डर होता है ना वो इंटरेस्ट लेता है एट अ स्टेटेड रेट पे, जितना स्टेट किया होगा रेट को उस हिसाब से वो लेता है, हाँ उस हिसाब से वो लेता है, चाहे वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या फिर ना करे। अब तो तुम्हारा नॉर्मली जो फर्म होता है ना, नॉर्मली जो अमाउंट होता है ना ऑफ शेयर्स का इज नॉट रीपेड नहीं होता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में, ठीक है। अब आता तुम्हारा इशू एट डिस्काउंट। डिवेंचर कैन भी इशूड हो सकता है एट डिस्काउंट पे बट शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट जहाँ पे इशूड होता है एज अ स्वीट इक्विटी, तो हम इसको इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, वैसे शेयर्स इशू नहीं होते, ठीक है, डिस्काउंट पे। अब आता है सिक्योरिटी। डिवेंचर्स में या फिर मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। डिवेंचर जो है सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, हम इसको सिक्योर कर सकते हैं बट शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड। अब तुम्हारा कन्वर्टिबिलिटी। डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स बट शेयर्स कांट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटीज में, हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है। अब तुम्हारा वोटिंग राइट। डिवेंचर डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी हैव वोटिंग राइट्स। मतलब शेयर होल्डर मतलब वही जो इक्विटी होता है उसी के पास तो वोटिंग राइट्स होते हैं। अब द रिस्क। डिवेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ होते हैं एंड शेयर होल्डर्स जो होता है आर एट अ ग्रेटर रिस्क पे होते हैं, दे कैन इवन लूज कर सकते हैं जो अमाउंट इन्वेस्टेड हुआ है इन शेयर्स में। अब आता है प्रायोरिटीज एज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में जो पेमेंट होता है ऑफ डिवेंचर का होता है पहले एंड देन पेमेंट होता है आफ्टर डिवेंचर इसका। अब तो जब आते हैं हम टाइप्स ऑफ डिवेंचर पे, डिवेंचर के जो टाइप्स होते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो सिक्योर डिवेंचर्स होते हैं एंड अनसिक्योर डिवेंचर्स होते हैं एंड रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं एंड इररिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है। अब आता है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो रजिस्टर्ड डिवेंचर एंड बेयरर डिवेंचर एंड कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से बोले तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ठीक है। सिक्योर डिवेंचर्स एंड अनसिक्योर डिवेंचर्स के जो है डेफिनेशन दे रखी है। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर डिवेंचर्स। सिक्योर डिवेंचर जो होते हैं आर दोज डिवेंचर्स विच आर सिक्योर्ड होते हैं बाय ईदर फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। और जो चार्ज होता है ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी वो रजिस्टर्ड होता है विद द रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। सिक्योर्ड जो होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जो है वो जाके
रजिस्टर होते हैं। अब आता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो सिक्योर्ड नहीं होते बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी पे, ठीक है। अब आता है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स जो होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स दैट आर रिपेबल होता है बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड एज पर द टर्म ऑफ इशू। अच्छा, रिडीमेबल डिवेंचर जो हम जो है क्या कहते हैं, कंपनी जो है उसको रिपेबल करते रहती है बाय द कंपनी होते हैं ऑन द मैच्योरिटी पे, ऑन द मैच्योरिटी डेट पे, जब वो जो स्पेसिफिक पीरियड जो है जो उनके द्वारा टर्म जो है डिसाइड किया गया होगा, ठीक है। अब बता इररिडीमेबल डिवेंचर्स। इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स दैट आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जिसको हम रिपेबल नहीं करते लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी में, एंड हैंस रिपेड होते हैं ओनली वेदर द कंपनी इज वाउंड अप, जब तभी रिपेबल होता है जब कंपनी जो होती है जब वाउंड अप हो रही होती है। अब आता है रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड या फिर बियरर डिवेंचर। बोले तो रजिस्टर्ड डिवेंचर जो होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर आर डिवेंचर दैट आर रजिस्टर्ड होते हैं इन द कंपनीज रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ होल्डर पे, ठीक है। रजिस्टर्ड डिवेंचर जो होता है वो होता है रजिस्टर्ड होता है इन द नेम, इन द कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर करते हैं इन द नेम ऑफ होल्डर, जो डिवेंचर होल्डर होता है उसके नाम पे उसको हम वो करते हैं रजिस्टर्ड। एंड प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर इज पेबल टू द रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होल्डर, ठीक है। एंड जो प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट होता है ना सच डिवेंचर्स को हम पेबल करते हैं जो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होल्डर होता है उसी को हम उसको पे करते होते हैं, ठीक है। एंड जो ट्रांसफर और डिवेंचर होता है ना इन दिस केस रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांसफर डीड, ठीक है। एंड जो ट्रांसफर होगा ना इस डिवेंचर का वो रिक्वायर करेगा जो एग्जीक्यूशन होता है ऑफ अ ट्रांसफर डीड के लिए, ठीक है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डिवेंचर है ना किसी डिवेंचर होल्डर के नाम पे। अब बता है अनरजिस्टर्ड या फिर बियरर डिवेंचर। अनरजिस्टर्ड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी इन द नेम ऑफ द होल्डर, जो रिकॉर्ड नहीं है इन द कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी होल्डर के नाम पर, मतलब डिवेंचर होल्डर के नाम पे, ठीक है। दिस डिवेंचर जो है वो ट्रांसफरेबल होता है बाय मेयर डिलीवरी से, हम इसको सिर्फ हम इसको डिलीवर कर सकते हैं बाय, हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं बाय मेयर डिलीवरी से, इसमें कोई ट्रांसफरेबल डीड जो है रिक्वायर नहीं होती है। एंड इंटरेस्ट पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूस कूपन्स अटैच टू द डिवेंचर्स। इंटरेस्ट पे करते हैं टू द पर्सन को जो प्रोड्यूस करता है कूपन्स अटैच टू द डिवेंचर्स। अब आता कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर जो होते हैं आर डिवेंचर that are the converted into shares. Convertible debentures are those debentures which is convertible into shares, जो हम debentures को convert कर सकते हैं into shares में, उसको हम convertible debentures बोलते हैं। If a part of debenture amount convertible into equity shares, they are known as partly convertible debentures. Partly convertible debentures वो होते हैं जो पार्ट ऑफ डिवेंचर अमाउंट जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें इक्विटी शेयर्स को, तो हम उसको हम पार्शली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बोलते हैं। अगर फुली अमाउंट जो होता है डिवेंचर का अगर वो कन्वर्टेबल होता है इनटू इक्विटी शेयर्स में, उसको हम बोलते हैं एज फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अब तुम्हारा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर द डिवेंचर दैट आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, वही होता है जो कन्वर्टेबल नहीं होते इनटू शेयर्स में, ठीक है। अब आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज होता है वो मोर्टगेज होता है ऑन स्पेसिफिक एसेट्स पे, ठीक है। मोर्टगेज मतलब हम उसको हम गिरवी रखते हैं ऑन स्पेसिफिक एसेट पे। एंड फ्लोटिंग चार्ज जो होता है ऑन द अदर हैंड इज अ चार्ज ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो चार्ज होता है ऑन द जो प्रेजेंट होगा एंड फ्यूचर एसेट्स होता है ऑफ द कंपनी पे, उसको हम फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। अब द व्हाई वुड एन इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डिवेंचर्स ऑफ अ कंपनी रादर देन इट्स शेयर्स? टू इंश्योर करने के लिए सेफ्टी ऑफ उसके इन्वेस्टमेंट को एंड फॉर अश्योर्ड करने के लिए रिटर्न्स को, क्योंकि इसमें अश्योर्ड रिटर्न होते हैं चाहे प्रॉफिट कंपनी कमाए या ना कमाए। पर अगर तुम शेयर्स होल्ड करोगे, अगर कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं कमाए तो हो सकता है तुमको प्रॉफिट्स ना दे शेयर्स, मतलब डिविडेंड के फॉर्म में तुमको ना बांटे। तो ठीक है गाइस, मैंने आपको सारे चैप्टर्स की जो है थ्योरी बता दी है इस वीडियो में, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लिख देना कि भाई थ्योरी डन, भाई इसको प्रॉपर करके जाना, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है तुम 2-3 नंबर से रह जाओ क्योंकि थ्योरी तुमने ना पढ़ी हो, तो थ्योरी भी पढ़ के जाना। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।